अगर कोई मुझसे कहे कि हाँ लेट है यार, सॉरी भाई, लेट हूँ यार, मतलब वेरी सॉरी, मैं लेट हूँ। और आगे से लेट नहीं होगा इसका भी प्रयास करूँगा, कभी भी लेट ना रहूँ। अगेन सॉरी। तो बच्चों, आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन पहले करते हैं और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है? चलिए साहब, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ है। बेटा मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है? कुछ गड़बड़ हुआ है, मेरे पीछे स्क्रीन नहीं आ पा रही, आप जैसा देख रहे हैं, मुझे लग रहा था शायद आ रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं जा कर के फिर वापस आऊँगा। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तरीका है क्या? देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं आ रहा यार। तो बच्चों, मैं वापस आऊँगा, ठीक है? हाँ, पीछे वाला चिपक गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीछे वाला रुक गया था, अब आ जाएगा। अब आ रहा है सर? एनएससीपी का रजिस्ट्रेशन डेट चला गया है क्या? नहीं बे, कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। ठीक, तो इन द गिवन फिगर फ्लक्स थ्रू S1 इज 5 1, थ्रू S2 इज 5 2, विच इज करेक्ट? तो भाई यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो Q से निकलेंगी बच्चा पार्टी, वो S1 वाले एरिया को भी कट करेंगी और S2 वाले एरिया को भी कट करेंगी, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो S1 से क्रॉस होंगी वही S2 से क्रॉस होंगी। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? और यदि सहमत हैं तो 5 1 बराबर 5 2 होगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। A charge q is placed on the axis of two circular faces as shown in the figure. If flux through them is given by phi 1 and phi 2 respectively, then यहाँ पर भी वही चीज़ है कि क्या साहब, कि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैंने कहा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n है, तो ये सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं। कौन सा सॉलिड एंगल? ये वाला सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला, या सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्क से फ्लक्स की वैल्यू आई थी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। याद आया कुछ? है ना? तो अगर हमने ये बात बोली है कि ये मान लेते हैं हम लोग, दोनों में ये डिस्टेंस r ही है बच्चों और ये सर्किल है, तो मान लेते हैं ये रेडियस है r और इसका एरिया अगर 2a है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये √2r होगा? होगा ना भाई? ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ थीटा की सीधा वैल्यू डाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर डालेंगे तो क्या होगी बच्चों? कॉस थीटा की वैल्यू, तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, ये थीटा है, तो ये अगर आर है और ये स्मॉल आर है तो ये थीटा हो गया। तो पहली बार में फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर बाई आर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और अगली बार क्या हो जाएगी? √2r। तो जाहिर सी बात है कोई इतनी इजी रिलेशनशिप तो नहीं बनेगी, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इतना फलाना ठिकाना, ठीक है, एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ ट्राइंगुलर लूप विद वर्टिसेस एट a/2, 0, 0, a/2, 0, a/2, a/2, और वो उन्होंने ट्राइंगल जो शेप है ना वो बनाया है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि ई डॉट ए अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो मैं कह सकता हूँ ई डॉट ए यूनिफॉर्म फील्ड में फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट डी ए इंटीग्रल। अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिफॉर्म है तो सीधा सीधा ई डॉट ए कह सकता हूँ। एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए
हम ये समझ सकते हैं कि इसका अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूं तीनों में, ध्यान से देखिए आप, ये थोड़ा जूम कर देता हूं भाई, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट a/2 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 है। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो प्लेन है बच्चों, ये प्लेन YZ प्लेन है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। सर मैं 2026 जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ अगले साल ऑफलाइन में, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ और स्कॉलरशिप अवेल कर सकता हूँ? तो 24 के बाद, मतलब 26 में अगर आपको देना है तो बच्चा मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 20 सितंबर से, एक SRG बैच, जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए। उसका एक एंट्रेंस टेस्ट कोटा में रखवा रहा हूँ 17 को, 17 तारीख को। तो उस टेस्ट को आप दीजिए और अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है कि आपको अप टू 99% स्कॉलरशिप भी मिल जाए। ठीक है ना, तो ये काम कर सकते हैं। चलिए मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ बच्चों। तो ए वेक्टर पता चल गया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया आई कैप ही होगा। तो मैं लिख देता हूँ E0 आई कैप प्लस E0 जे कैप इनटू एरिया वेक्टर सीधा सीधा ए आई कैप। जो एरिया होगा वो निकाल लेंगे थोड़ी देर में अभी हम लोग। वो मन पटेल, तुम 3D वेक्टर जब पढ़ोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल निकालने का तरीका तुमको बता दिया जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ गया E0 इंटू एरिया। ठीक, तो एरिया निकाल लीजिए इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? बेस लेंथ। बेस लेंथ कैसे निकालें? अरे भैया यही डिस्टेंस तो बेस लेंथ होगी, और ये कितना कोऑर्डिनेट है जेड वाला a, और ये कितना है 0, तो ये लेंथ कितनी हो गई a। हाइट की बात करो इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट भी तो a, अगर y कोऑर्डिनेट देखो तो इसका y कोऑर्डिनेट a है। ठीक, तो हाइट कितनी होगी a के बराबर, तो हाइट भी a के बराबर, बेस लेंथ भी a के बराबर, तो हम बोलेंगे E0 इंटू हाफ इंटू a। ठीक है जी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा E0 a² 2 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। A 1 coulomb charge is located on the axis of a thin annular disk of internal and external radii 4 मीटर and 7.2 मीटर। तो एक एनुलर डिस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? इनर रेडियस 4 और आउटर रेडियस 7.2 है। सर एक शो, तो ये है ये है प्लेट। ठीक है, और इसकी इनर रेडियस है, ये वाली रेडियस है बच्चा 4 मीटर, और ये वाली रेडियस है 7.2 मीटर। 7.2 मीटर। ठीक है, ये वाली रेडियस है। द चार्ज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द डिस्क सेंटर, द अप्रॉक्सीमेटली फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज। अच्छा, इन्होंने कहा है इस तरीके से, अगर इसको साइड से देखें तो ये डिस्क ऐसी दिखाई देगी और यहाँ पर चार्ज रखा है, और पूछ रहे हैं ये कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक, तो मैंने कहा यार ये बताओ कितनी डिस्टेंस पे रखा है, कि 3 मीटर पे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पूरी डिस्क से फ्लक्स निकाल लेते हैं, इस पूरे से कितना फ्लक्स आएगा ये निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे जो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तो माइनस करने जब होगा तो कर देंगे भाई। तो देखते हैं कैसे किया जाए भाई, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये वाली रेडियस आपको पता ही है कितनी है, 4 मीटर है, तो ये एंगल हो गया 30, कितना हुआ, 4 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो ये हो गया 53 डिग्री। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी दी है? 7.2 ये दिया है, और ये 3 मीटर है। कोई बता सकता है ये एंगल बच्चों कितना आ रहा है? 1060 की वैल्यू क्या होती है? 7.2/3, तो ये आ गया 2.4, ये आएगा ना, 2.4 ही आएगा।
अब सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे, बिल्कुल सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे, माइनस कर देंगे बड़े वाले में से निकाल करके। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके कॉस थीटा की वैल्यू तो निकली आएगी ना भाई। 2.4 जो है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि टेन थीटा की वैल्यू 2.4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कि कैसे निकाल सकते हो, कि ये कितना हो जाएगा, 1 + 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। क्यों भाई, सही है। तो 1 + 2.4 को, वैसे एक बात बताऊं, 2.4 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दो 12/10 आएगा ना, 12/5 आएगा। ओके, 12/5 आएगा। तो ये हो गया 12 और ये आ गया 5। ठीक, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से काम बन जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो लगा देते हैं भाई। 2.6 आ रहा है, नहीं भाई, यही आएगा। ठीक है, बस अब इसके बाद यूज़ कर लीजिए आप सीधा सीधा। तो पहला टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट cos थीटा टू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, उल्टा मतलब cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो एक्चुअल में 1 माइनस कॉस थीटा आता है ना भाई, 2π Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा माइनस Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो cos थीटा 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा 2 है, ये वाला थीटा 2 है, पूरे में से छोटा वाला घटाना है। तो ये थीटा 2 पूरे में से छोटा वाला घटाना है, ये थीटा 1। तो थीटा 1 एक्चुअली में पॉजिटिव हो जाएगा, छोटा वाला। तो वो थीटा 1 कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस, ये बताइए कितना आएगा, 5/13। ठीक, इससे आंसर निकाल लेंगे। 2.4 वाले में 2.6 था। प्रयाग भलोदिया कह रहे हैं, मैंने रोटेशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड आपके नोट्स दोबारा रिवाइज कर लिया है। सर अब प्रैक्टिस कहाँ से करूं। सर मैं खुद जितना होता है उतना जान कालदा से कर रहा हूं। अभी जान ऑन कालदा से मत कर बे फालतू में। ठीक है, तो बस यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए और इसके बाद आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 कूलम का चार्ज दिया गया है, वो वैल्यू डाल करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने ये फ्लक्स निकाला था एक डिस्क के थ्रू, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ याद है आपको। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको याद है तो आज शुरू करते हैं बच्चों। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ ये समझते हैं। ठीक है, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे सिलेबस में उसके क्या एप्लीकेशन है ये भी देख लेंगे, और उसके हिसाब से फिर काम करेंगे। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं देख लूँ कि कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ठीक है, सही बात है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो सीधा गॉस लॉ पर आते हैं। ठीक, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ पता है आपको, मैं बताता हूँ। गॉस लॉ टेल्स अबाउट any tells about टोटल या फिर नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से गॉस लॉ हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखाता है। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैंने बताया था, एरिया वेक्टर हमेशा किधर की ओर लेते हैं बच्चों, बाहर की ओर लेते हैं। कुछ याद है आपको। तो ये अगर डी ए वैक्टर है, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इस साइड है, ये थीटा है, तो आपने इस पॉइंट पर ई डॉट डी ए निकाला। अब ये हर एलिमेंट पर निकाल लिया, ये पूरी जितनी भी सरफेस आपको दिख रही है ना, इस सरफेस के हर एक एलिमेंट पर आपने निकाल लिया है। ये पता नहीं क्या हो गया, सॉफ्टवेयर की ऐसी की तैसी हो गई है, बार बार डिलीट कर देता है, पता नहीं क्यों। तो अरे भाई साहब, तो ये
ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक है। ऐसे जितने भी इस सरफेस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पर गए, मैंने हर जगह पे जाके ई डॉट डी ए कैलकुलेट किया, उसका समीशन किया, और ये जो सर्कल का साइन है ये बताता है सरफेस क्लोज है। इसकी वैल्यू हमें गॉस साहब ने बताई। क्या बताई वो बताने आपको मैं जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा आप ये देखें कि इसके अंदर चार्ज Q1 है, मान लीजिए यहाँ पर -Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ है Q5, यहाँ है -Q6। ठीक है, इस तरीके के चार्ज स्पेस में बच्चों रखे हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है। हाँ भाई बंसी डाउट अपना पूछते जाइए, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर से बता दूंगा। तो गॉस साहब ने कहा सिग्मा क्यू इनक्लोज्ड जितने भी चार्जेस हैं उन सबका एल्जेब्रिक समेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q4 माइनस Q2 माइनस Q6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बताता है, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोलता हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को बोलता हूँ, तो LHS में जो E आ रहा है, यहाँ पर जो E आ रहा है वो क्या बताता है, पहला पॉइंट E इन द LHS ऑफ द इक्वेशन इज नेट E। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट E मतलब ड्यू टू चार्जेस outside the closed surface and due to the charges inside the surface, inside the surface मतलब अंदर और बाहर जितने भी चार्ज है ना सबके कारण E आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस, जो लेफ्ट हैंड साइड में E आ रहा है वो नेट है, टोटल E है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड इन RHS ओनली दोज चार्जेस अपीयर which lie inside the surface. स्लाइडिंग ब्लॉक वाला क्वेश्चन यार मुझे मन याद नहीं है। तो मन पटेल पूछ रहा है ऐसे कैसे हुआ कि वो बाहर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। देख इसका आंसर मन पटेल सिंपल सा ये है कि ये लॉ है, ऐसा देखा गया कि ऐसा होता है, तो इस पे अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। वो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये बताओ मन या कोई भी बच्चा, जो बाहर चार्ज होंगे, जो भी चार्जेस बाहर होंगे उनके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक बार अगर किसी क्लोज सरफेस में एंटर करेंगी तो गारंटी है बाहर भी निकलेंगी। जितने भी चार्जेस आउटसाइड लाई करेंगे उनके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी, अगर वो जैसे ये -Q2 है तो अगर वो एक बार अंदर की ओर आएगी फील्ड लाइन तो वो बाहर की ओर भी जाएगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो हमेशा एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो टोटल सेम ही आएंगी हर बार, मतलब इससे बाहर वाले चार्जेस से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अंदर वाले चार्जेस की बात करूं, मन Q1 अंदर है, अब बोलो, अब ऐसी कोई फील्ड लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉ की हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग कोई अंदर आ रही हो, तो नेट इफेक्ट आ गया बाहर निकलने का, इसलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा।
अब समझ आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, दिस सरफेस, जो हमने ये सरफेस ली है, ये सरफेस कहलाती है बच्चों गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो हमने सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ली है, दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्या कहलाती है ये सरफेस? गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर जाएं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला पॉइंट रिगार्डिंग गॉस लॉ। फ्लक्स, जो हमें गॉस लॉ से कंक्लूड भी कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान से भी देखने की जरूरत है, वो सारे पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द shape and size of Gaussian surface। मतलब मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये जो है एक चार्ज है यहाँ पर, ये एक चार्ज है Q। किसी ने ऐसी सरफेस ली, किसी ने कहा मैं क्यूबॉइडल सरफेस लूँगा, तो उसने कहा इससे मेरा फ्लक्स नेट φ1 आया। किसी ने कहा नहीं नहीं मेरा φ2 आया। ठीक, किसी ने कहा मेरा जो है वो ये ऐसी क्लोज सरफेस है खूब ऊट पटांग से, उससे φ3 आया। तो गॉस साहब कहते हैं शेप से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनक्लोज चार्ज अगर सेम है तो सेम फ्लक्स आएगा, और वो किसके बराबर होगा बच्चों? Q/ε0 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो क्या है वो बताता हूं। अब थर्ड पॉइंट इज चूज गॉसियन सरफेस such that it does not एक मिनट रुकेगा, ये नया सॉफ्टवेयर में बहुत गड़बड़े हैं। इट डज नॉट पास थ्रू discrete charges। It does not pass through discrete charges। मतलब साहब, मतलब बता देता हूं। मतलब ये है और पॉइंट चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस होते हैं ना, उससे पास नहीं होगी। बताऊंगा रीजन। बट द सरफेस कैन पास थ्रू आओ ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया भाई? बट द सरफेस कैन पास थ्रू continuous चार्जेस। दिस इज बिकॉज इसका रीजन भी लिखवा देता हूं। दिस इज बिकॉज आपने मना कर दिया। क्या मना कर दिया भाई? अबे मैंने क्या मना कर दिया? अच्छा, इसीलिए ओके, समझ में आ गया। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज does not defined at the location of charge।
याद दिलाता हूँ तुम लोगों को, मैंने एक बात बताई थी, पता है क्या? मैंने कहा था कि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन लिखवाते समय पॉइंट चार्ज वो चार्ज होते हैं जिनसे डिस्टेंस उनके साइज के कंपेयर में बहुत बड़ी होती है, उनको पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो किसी ने कहा पॉइंट चार्ज पर फील्ड निकालो, कि कैसे निकालेंगे? आप जैसे ही उसके पास जाओगे तो पॉइंट चार्ज रह ही नहीं जाएगा, और पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएगा तो हमें उसका एक्चुअल शेप तो पता ही नहीं है। मत तो इस कारण से गॉसियन सरफेस पर पॉइंट चार्ज जब बोला जाए, जब भी कहा जाए कि ये एक गॉसियन सरफेस है, यहाँ एक, अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ना डिलीट हो जाता है मेरा। क्यों डिलीट होता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? कुछ नया सॉफ्टवेयर आया है और जिससे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। शायद कट करने से डिलीट हो रहा है या ऐसा कुछ है, पता नहीं, भगवान जाने यार, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा। चलिए कोई नहीं। तो ये गॉसियन सरफेस है, ठीक। मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि अगर इस पर एक पॉइंट चार्ज है, देखिए फिर से मैंने पॉइंट चार्ज बनाया, फिर से गायब हो गया। फिर से बनाऊंगा फिर गायब हो जाएगा, देखिए क्या दिक्कत हो रही है यार इसको। मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा, एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट बच्चों रुक जाना ना, मुझे एक बार सेटिंग्स में जा कर के देखना ही पड़ेगा। ऐड पेज टू आउटलाइन, ये क्या हो रहा है? हम्म इसको बंद करता हूँ, देखता हूँ शायद काम बन जाए। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस है। हाँ, अरे नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में नेक्स्ट क्लास में सही कर दूंगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर जो है ना कोई पॉइंट चार्ज है, इस जगह कोई पॉइंट चार्ज है। अंडू हो जाता होगा, अच्छा ओके, मैं एक मिनट अंडू को देखूं क्या, नहीं हो रहा है, नहीं, एक बच्चा रुकना ज़रा ना, मैं इसको, इसका काम तमाम ही कर देता हूँ जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है ये। बच्चों एक मिनट रुकिएगा ना, ड्रॉ एंड होल्ड, स्नैप टू अदर शेप्स, फिल कलर, ड्रॉ एंड होल्ड, पेन जेस्चर, राइटिंग एड्स, पेन जेस्चर, स्क्रिबल टू इरेज। ओके समझ गया, अब दिक्कत नहीं आएगी। देखो हाँ, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इन्होंने नया फीचर डाल दिया था, स्क्रिबल करने से वो इरेज हो जा रहा था। ठीक, ध्यान से सुनना, हमने कहा कि गॉसियन सरफेस पे ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है गॉसियन सरफेस पे। अब अगर ये पॉइंट चार्ज है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज तो ये तभी कहलाएगा ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब इससे बहुत दूर होंगे। जब इसके पास जाएंगे तो इसका एक्चुअल शेप हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत दूर देखने पे ही तो पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो जब भी पॉइंट चार्ज किसी गॉसियन सरफेस पे रखा हो तो हम नहीं बता सकते कि कितना पोर्शन उसका गॉसियन सरफेस के अंदर है और कितना पोर्शन बाहर है। ठीक, मतलब कुछ गॉसियन सरफेस पे ही हो, हमें क्या पता, लेकिन
अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पॉइंट चार्ज ना हो करके मान लीजिए इस जगह, ध्यान से सुनिएगा, रो चार्ज डेंसिटी का एक वो है एक रो चार्ज डेंसिटी का एक मटेरियल है, उस मतलब पूरे में रो है, पूरे में रो है, ठीक है। अब इसमें मैंने गॉसियन सरफेस ली, ये मेरी गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है। तो क्या मैं बता सकता हूं कि कितना वॉल्यूम, कितना चार्ज अंदर आ गया? बिल्कुल बता सकता हूं। मैं कहूंगा कि अगर ये वॉल्यूम V है तो रो इंटू वॉल्यूम इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया होगा। रो मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, और कितना बाहर होगा उसका वॉल्यूम इंटू रो। तो क्लियरली बता सकते हैं कितना अंदर कितना बाहर, लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में हम ये नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन बट इन इंडियन ऑथर हमारे कमाल के, SCV नहीं लेकिन बहुत सारे इंडियन ऑथर्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ना नाम लेना चाहता हूँ। मन पटेल मेरा कोई भी अलग से कोर्स नहीं आता बेटा, सॉरी। हालांकि तुम अभी चूंकि बाकी के सब्जेक्ट के SRG के टीचर से हमारे मिले नहीं हो, मिल लोगे तो तुमको सबसे ही इतना ही लगाव हो जाएगा, तुम सबसे ही अलग अलग पढ़ना चाहोगे, है ना। लेकिन वो तुम्हें उसके लिए पढ़ के देखना पड़ेगा एक बार। चलो खैर हम यहाँ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेक्स्ट बुक्स में, बट इन सम टेक्स्ट बुक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कॉर्नर पे क्यों रख दिया जाएगा और बोला जाएगा ये सरफेस है गॉसियन। ठीक, तो वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। टेक्स्ट बुक वाले वो कहना चाहते हैं, आप मानो, बता देता हूं वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आप इसको, ध्यान से सुनना, आप इसको स्फेयर मानो, स्फेरिकल मानो, सेंटर्ड एट द गिवन लोकेशन। वो ये कहता है, समझ में आ गई बात? जो गिवन लोकेशन है उस पर उसका सेंटर मानो और इसको स्फेयर मानो, और वो भी यूनिफॉर्म। ये ऑथर्स अपने मन में सोच लेते हैं, बताते नहीं है। जैसे इस केस में इस चार्ज का 1/8 हिस्सा जो है वो इस क्यूब के अंदर होगा, अगर आप समझदार हैं तो। सर मैंने अभी जेई के बारे जागरूक हुआ था, लेकिन अब सिलेबस कंप्लीशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, शुड आई टेक ड्रॉप और नेक्स्ट ईयर? अभी क्लास 12th में ही हूँ। अभी 12th में हो तो भाई 12th के बोर्ड की तैयारी अच्छे से करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके बाद ही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। 12th के बोर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ो बच्चा, NCERT बहुत अच्छे से पढ़ो, वो भी आपकी जेई की प्रिपरेशन में काम आएगी, निश्चिंत रहो। तो फोकस करो, जेई की प्रिपरेशन में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हो। एक NCERT की लाइन लिखवा रहा हूँ, उसका मीनिंग बाद में बताऊंगा, ठीक है, फ्रॉम NCERT। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में, जब NCERT की बात करी दी है तो जिसका नेक्स्ट पॉइंट है ना वो NCERT का तीसरा हो गया। अब चौथा पॉइंट वो है गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस contained in the Coulomb's law। इसका मीनिंग समझाऊंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। Coulomb's law, any violation of Gauss law will indicate departure from the inverse square law। या इसको समझा ही देता हूँ, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है, वैसे मैं जनरली थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद बताता हूँ। जहाँ पर भी
कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, गॉस लॉ वहाँ लगाया जा सकता है, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है वो 1/r² वैलिड नहीं होगा, ये बात वो कहना चाह रहा है। कैसे, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। अब स्वयं ने पूछा है कैन वी डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। स्वयं ये चीज़ जो है ना SCV साहब ने भी की है, जो कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ना ही उससे मैं सहमत हूँ। भाई सहमत और असहमत तो होने का अधिकार सबको ही है। क्यों मैं असहमत हूँ SCV साहब से? क्योंकि किसी भी लॉ को आप डिराइव नहीं कर सकते किसी दूसरे लॉ से। कारण सुनिए, आप कह रहे हो गॉस लॉ से कूलम्स लॉ मैंने डिराइव किया, का मतलब कूलम्स लॉ को आपने मोर फंडामेंटल माना गॉस लॉ से, जबकि दोनों बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट हैं। जब दो चीज़ें बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट हैं तो उनका कोई प्रूफ नहीं दे सकता, और जिस चीज़ से अगर आपने उसको प्रूफ किया इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगी। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है? ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, बोथ आर सेटिस्फाइंग द सेम रिलेशनशिप, ये कहा जा सकता है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको देते हैं, फटाफट आप सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है। तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। दोनों की थ्योरी अच्छी बेटा, एनसीईआरटी की भी अच्छी है और एससीवी की भी है। तो पहले चाहो तो पहले एससीवी पढ़ सकते हो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन है उस क्वेश्चन का, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये है वो क्यूब जो पहले भी बनाया था, a/a/a का। ये x बराबर a पर रखा हुआ है, x बराबर 2a तक गया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E0। कल आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा, सर ने पहले पढ़ाया है। फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब। बाय द क्यूब, चलिए बताइए फटाफट कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, आपने आंसर बता दिया है। जिसको भी एनएससीपी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपको बता दें कि हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। 5 टोटल पेपर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 25 ऑफ सितंबर। उनको दीजिए और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस के लिए एससीवी इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है, फॉर एनएससीपी, ठीक है। और मेरी थ्योरी तो अच्छी है ही, जैसा कि सतेज पाटिल ने कहा है। फिलहाल याद हो तो कितना फ्लक्स इनक्लोज्ड होगा ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, और ये वैल्यू कितनी आई थी E0, अगर आपको याद है तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। E0 इंटू ए आई थी बच्चों, या E0 इंटू ए स्क्वायर आई थी, जल्दी बताइए क्या आई थी। E0 इंटू ए स्क्वायर आया था, ठीक है। ये हो गया टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट E0 ए स्क्वायर। आप पीछे मुड़ करके देख लीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन फ्लक्स निकालते समय, मतलब टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्यूबिकल सरफेस क्या होगा ये पूछ चुका हूं, और उसकी वैल्यू आई थी E0 इंटू ए स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अब क्या करता हूं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखते हैं, और उसको 2 पार्ट में। मन पटेल सर वो 5 मॉक टेस्ट फ्री होंगे? फ्री तो नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, शायद 2000 के हैं, 2000 या 3000 के, 2000 के ही हैं। तो वो उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे एसआरजी के सारे बच्चे देंगे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट एसआरजी के हैं, मेरे से कनेक्टेड हैं, तो तुम्हें सही रैंकिंग वैंकिंग कुछ पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो
देख लेना, अगर प्लस के हो तो शायद तुम तो दे ही सकते होगे, जो उसने प्लस ले रखा है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ, दो एप्लीकेशन है। पहला कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, हाँ प्लस स्टूडेंट के लिए फ्री है, ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो एप्लीकेशन हैं इसके गॉस लॉ के, एक एक करके देखते हैं। सर बट सर इज सच फील्ड पॉसिबल? बेटा रो अगर चार्ज डेंसिटी को हम वेरिएबल बना देना तो इस तरीके की फील्ड पॉसिबल होती है। मैं बताऊंगा कैसे पॉसिबल होगी, ये भी बताऊंगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। पॉसिबल है, अगर चार्ज के वेरिएशन को इस तरीके से काम किया जाए तो पॉसिबल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स देखिए बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेता हूं। IUQM देने जा रहा है, ढेर सारा आशीर्वाद। हार्दिक अभी तू कहाँ पढ़ रहा है बेटा? यहाँ पर ही है, अनअकैडमी में है या कहाँ पर है हार्दिक? ये क्यू, ये चार्ज रखा मान लीजिए, ये थीटा एंगल है। मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछा था, यूट्यूब में लास्ट क्लास में शायद पूछा था, और मैंने कहा था बताइए इससे कितना। ढेर सारा आशीर्वाद, सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद, फोड़ के आ जाओ, ठीक है। चलिए खैर, एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं क्या हो गया है, ये क्यों लिख के आ रहा है, चलिए कोई नहीं। तो इसका आंसर तो मैं याद दिलाई देता हूँ, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये आ गया। हार्दिक अभी किस क्लास में बेटा तू? 10th में है। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, वेरिएबल फील्ड के लिए हमेशा नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी, जरूरी नहीं है बेटा, बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम्हें सबके आंसर मिल जाएंगे, पता, सबके आंसर, थोड़ा पेशेंस रखो, ध्यान से सुनना जरा। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूं। एक काम करते हैं, इस R रेडियस का एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक। इस स्फीयर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा? तो मैं बोलूंगा E.dA बराबर Q/ε0। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये है वो स्फीयर, यहाँ रखा है चार्ज, और टोटल फ्लक्स है Q/ε0। किसी ने पूछा अरे भैया हमें सिर्फ इतने से चाहिए, जहाँ पर ये थीटा एंगल बना रहा है। मैंने कहा 3D स्पेस की बात कर रहे हो कि हाँ 3D, इस कोण से कितना फ्लक्स पास होगा? मैंने कहा यूनिटरी मेथड, कि टोटल फ्लक्स Q/ε0 कितने सॉलिड एंगल से पास हो रहा है, कि 4 पाई से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए इसका जो सॉलिड एंगल होगा से ओमेगा से कितना फ्लक्स पास होगा, तो मैं बोलूँगा 4 पाई अपॉन ओमेगा। भाई एक बात बताओ ना, 4 पाई उल्टा लिख दिया, सॉरी 4 पाई सॉलिड एंगल से फ्लक्स पास हो रहा है Q/ε0, तो ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा ये पूछा जा रहा है। तो मैं बोलूँगा Q/4 पाई ε0, क्यों भाई, इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू बोलो, पढ़ा चुका हूँ, जल्दी बोलो, क्या ओमेगा की वैल्यू होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। किसी भी कोण के लिए क्लास में देख लेना, क्लास नोट्स दिए हुए हैं। देखिए वापस से वही आ गया, Q/2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए ये किसी ने पूछा, ये थीटा एंगल है सरकमफेरेंस। याद करो सॉलिड एंगल में पढ़ाया था कि अगर ये सरकमफेरेंस किसी भी सरफेस की है तो सबका सॉलिड एंगल सेम बनेगा। याद आया? इसका मतलब सबसे सॉलिड एंगल सेम फॉर्म करेंगे, इसका मतलब सबसे फ्लक्स सेम होगा। φ1, φ2, φ3 जो आज के क्वेश्चन में भी आया था। तो φ1 बराबर φ2 बराबर φ3, क्योंकि इन सारी सरफेस का सॉलिड एंगल एट Q सेम है। तो सॉलिड एंगल एट Q अगर सरकमफेरेंस का सेम है बच्चों,
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी सेम ही पास हो रही होंगी। क्लियर? इस बात से एक और बात समझ में आई। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनना बच्चों, ये एक हेमिस्फेयर है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसके सेंटर पर चार्ज क्यों रखा है? पूछा गया बताइए इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास होगा, ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो पता है इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो कि ये हेमिस्फेयर नहीं है, ये एक ग्लास है, या यूँ कहें कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा? किसी ने कहा कि ये सिलेंडर नहीं है, ये एक मटका है, यहाँ पर चार्ज रखा है और हेमिस्फेयर नहीं है, अब कितना फ्लक्स पास होगा? आपको पता है तीनों के आंसर सेम होंगे, तीनों के आंसर सेम होंगे। बताइए क्यों? तीनों के आंसर Q/2ε0 होंगे यार। अभी भी तुमने देखा है कि अगर सर्किल यहाँ पर है तो चाहे जैसी सरफेस बना दो, चाहे जैसी सरफेस बना दो, सबसे सेम फ्लक्स पास होंगे। कितना होगा? Q/2ε0, Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर Q यहीं पर आ गया तो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, cos π/2 की वैल्यू 0, तो Q/2ε0। तो सबका आंसर क्या है? इसका भी Q/2ε0, इसका भी Q/2ε0, इसका भी Q/2ε0। क्या बच्चों समझ में आई बात? नहीं आई तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सिमेट्री का यूज़ करिएगा। ये एक स्क्वायर सरफेस है, इसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक चार्ज Q है। चार्ज को स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, ये गॉसियन सरफेस नहीं है बच्चा, ये गॉसियन सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस सिर्फ ये है मन पटेल, बस इतनी। नीचे जो बेस है ना उस पर कोई सरफेस नहीं है, तो सरफेस नहीं है तो चार्ज को कहीं भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गॉसियन सरफेस पे नहीं होना चाहिए था, वो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।